ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के डिफरेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग टिश्यू कल्चर के माध्यम से नए प्लांट को रीजनरेट करेंगे, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से इन विट्रो कंडीशन में प्लांट को रीजनरेट किया जा सकता है, एक नया पादप तैयार किया जा सकता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रोटोप्लास्ट कल्चर में 2 लेक्चर आने वाले वीडियो में हम यहाँ डिलीवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में आज डिलीवर करने जा रही हूँ वो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर में आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। कि जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर किया जाता है, सबसे पहले हम आइसोलेशन कैसे करेंगे प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण कैसे किया जाएगा, उसकी बात हम इस लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में जब मैं आप लोगों को जब डिलीवर करूँगी तो हम उसमें बात करेंगे कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी प्रोटोप्लास्ट के माध्यम से कैसे नया प्लांट टिश्यू कल्चर में बनाया जाएगा, इन विट्रो कंडीशन में किस तरह से नया पौधा प्रोटोप्लास्ट कल्चर के माध्यम से तैयार किया जाएगा, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटोप्लास्ट है क्या चीज़। हाँ, चूंकि हम यहाँ पादपों की बात कर रहे हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि पादप सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या होती है प्लांट सेल में? ये होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाद सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है और प्लांट्स के लिए खास बात है कि उनमें सेल वॉल मौजूद होगी। जब सेल वॉल को जो सेल वॉल होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है और केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो मटेरियल होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल मौजूद होते हैं, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। विदाउट सेल वॉल केवल और केवल किससे घिरा हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा से घिरा हुआ द्रव्य पदार्थ प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य। हिंदी में अगर हम बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट की तो जीव द्रव्य संलयन विधि हम ये इसको कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को हटाने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पदार्थ जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल मौजूद होते हैं उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। इस प्रोटोप्लास्ट की सहायता से टिश्यू कल्चर तकनीक में नए पौधे को रीजनरेट करना, नए पौधे बनाने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहा जाता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि सेल में जो प्रोटोप्लास्ट मौजूद हैं किस तरह से सेल वॉल को रिमूव करके हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन किस तरह से किया जाता है उसकी डिटेल बात हम यहाँ करेंगे। आइसोलेशन से पहले अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि प्रोटोप्लास्ट तकनीक पर, अभी कल्चर टेक्निक पर किन किन लोगों ने काम किया है। सबसे पहले जे कैलकर ने 1890-20 में मैकेनिकल मेथड से प्लाज्मोलाइज्ड सेल से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन किया था, लेकिन इन्होंने कल्चर अनटैप नहीं किया, यानी आइसोलेट तो कर लिया था प्रोटोप्लास्ट को, लेकिन कल्चर माध्यम पर रीजनरेट इस प्रोटोप्लास्ट को नहीं किया था। फिर चेम्बर्स एंड हॉफलर आए 1931 में। इन्होंने प्रोटोप्लास्ट जो है वो कुछ प्रोटोप्लास्ट जो अनियन बल्ब जो होता है उसमें 1 एम सुक्रोज के माध्यम से प्रोटोप्लास्ट सेल को श्रिंक किया, यानी कि उसमें एंडोऑस्मोसिस जो हुआ एक्सोऑस्मोसिस हुआ जिससे सेल श्रिंक हो गई, और श्रिंक होने के बाद उस सेल से एपिडर्मिस एकदम जो है वो बीच में इस तरह से सेल इस तरह से सेल क्या हो गई? श्रिंक हो गई। तो ये सेल वॉल जो है वो क्या हो गई? इससे दूर होगी। तो इस सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया और इस सेल मेम्ब्रेन युक्त जो भाग था उसको पृथक कर लिया गया था। किसके द्वारा? चेम्बर्स और के हॉफलर द्वारा 1931 में। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है इसी कुकिंग का। इसी कुकिंग वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1960 में एंजाइमिक मेथड से प्रोटोप्लास्ट को क्या किया है? आइसोलेट किया है। रूट टिप सेल ऑफ लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेटम से इसको आइसोलेटेड किया है सेलुलेज एंजाइम के माध्यम से।
फिर जेबी पॉवर और एसी कुकिंग ने दो एंजाइमों की सहायता से प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन किया है, सेलुलेज और पैक्टिनेज। पैक्टिनेज एंजाइम को मैक्रो एंजाइम भी कहा जाता है। ये वन स्टेप मेथड था, यानी दोनों एंजाइमों को एक साथ काम में लेकर प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जेबी पॉवर और एसी कुकिंग ने। टेकेबे, लैबिप और मेल्चर्स ने 1971 में प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की प्रोटोप्लास्ट कल्चर के माध्यम से निकोटियाना टम्बेकम पादप को फर्स्ट टाइम कल्चर करके रीजनरेट किया है। तो पादप तकनीक में प्रथम उत्तक संवर्धन तकनीक के माध्यम से उत्पादित किया गया पौधा तंबाकू था, निकोटियाना टम्बेकम। ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये प्रश्न पूछते हैं कि फर्स्ट जो पादप था जो उत्तक संवर्धन तकनीक में बनाया गया वो कौन सा पादप था, निकोटियाना टम्बेकम या तंबाकू का पौधा था, जो प्रथम तंबाकू का जो उत्तक संवर्धन तकनीक में सबसे पहले बनाया गया है। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करने के लिए हमें जो है एक एक्सप्लांट की ज़रूरत होती है, टिश्यू का प्लांट पार्ट की ज़रूरत होती है। मुख्य रूप से प्लांट की मेसोफिल सेल जो होती है लीफ की, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए। ये बेस्ट सोर्स है, मेसोफिल सेल बेस्ट सोर्स है। हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए बेस्ट सोर्स कौन सा है, तो लीफ की मेसोफिल सेल जो होती है वो बेस्ट सोर्स होती है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के कई मेथड्स, कई एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से कुछ यहाँ है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के माध्यम से एक सिंगल सेल से होल प्लांट को रीजनरेट किया जा सकता है। इसके माध्यम से दो अलग अलग कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करके हाइब्रिड सेल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। दो अलग अलग कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट का आपस में फ्यूजन करवा के हम हाइब्रिड सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे सिंगल सेल क्लोनिंग के लिए ये एक बहुत ईजी मैथड है। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अचीव थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट डीएनए। प्रोटोप्लास्ट एक्सीलेंट मटेरियल है सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी के लिए। सेल ऑर्गेनल आइसोलेशन और क्रोमोसोम को आइसोलेट करना है तो प्रोटोप्लास्ट बेस्ट मटेरियल है। प्रोटोप्लास्ट आल्सो यूज फॉर मेम्ब्रेन स्टडीज, जैसे लाइक ट्रांसपोर्ट और अपटेक प्रोसेसेस के लिए। म्यूटेंट का पता लगाने के लिए भी प्रोटोप्लास्ट कल्चर को बेस्ट माना जाता है। प्रोटोप्लास्ट को किस तरह से आइसोलेटेड करेंगे हम, दो मेथड है, एक मैकेनिकल मेथड और एक एंजाइमेटिक मेथड। मैकेनिकल मेथड से सेल को क्रश किया जाएगा, क्रश करने के बाद सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाएगा। सेल वॉल को रिमूव करके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेटेड कर लिया जाता है। इस तरह से ये मैं आपको यहाँ डायग्राम में देख देते हैं। प्लांट टिश्यू लेंगे ये और इसमें सेल को प्लाज्मोलाइसिस करेंगे, यानी श्रिंक कर देंगे सेल को। इस तरह से प्लाज्मोलाइसिस हो गई सेल का, तो ये श्रिंक करेंगे और उसके बाद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करके सेल को धीरे धीरे ये सेल वॉल को नाइफ की सहायता से रिमूव करके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेटेड कर लिया जाएगा। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट का कलेक्शन कर लिया जाता है, यानी कि सबसे पहले सेल को प्लाज्मोलाइसिस किया जाता है। प्लाज्मोलाइसिस करने के बाद सेल वॉल को नाइफ की सहायता से कट कर दिया जाता है। नाइफ की सहायता से धीरे धीरे क्या करेगा, कट करेगा और इस प्लाज्मोलाइसिस सेल को हटाकर प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेटेड कर लिया जाता है। ये मैकेनिकल मेथड है जिसमें कोई एंजाइम को काम में नहीं लिया जाता है, केवल मैकेनिकल टेक्निक से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेटेड किया जाता है। इस तरह से ये सेल है मेसोफिल सेल, यहाँ से इस कोशिका को हमने लिया, इसका प्लाज्मोलाइसिस हम लोग करेंगे, फिर माइक्रोस्कोप से इसको देखते हुए धीरे धीरे नाइफ की सहायता से सेल वॉल को कट करेंगे और कट करते हुए प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करके प्रोटोप्लास्ट का क्या कर लिया जाता है, कलेक्शन कर लिया जाता है। ये प्रोटोप्लास्ट का कलेक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ये मैकेनिकल मेथड है। चूँकि मैकेनिकल मेथड जब हम लोग लैब में करते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं है, इसकी कई कमियां हैं। तो सबसे पहले कि आप जब मैकेनिकल मेथड से कोई भी प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेटेड करें तो इसकी वायबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि जब हम मैकेनिकल मेथड यूज़ करते हैं तो सेल के डैमेज होने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। सबसे बेस्ट मेथड है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का एंजाइमिक मेथड है। हम सब लोग जानते हैं प्लांट सेल जो होती है वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जो मेन कंपोनेंट होता है वो सेलुलोज, इसके लिए एंजाइम हम काम में लेंगे सेलुलेज।
एंजाइम क्या काम में लिया जाएगा इसके लिए? सेलुलेज एंजाइम हेमिसेलुलोज को हटाने के लिए हेमिसेलुलेज और पैक्टिन को रिमूव करने के लिए पैक्टिनेज एंजाइम काम में लिया जाता है। इन एंजाइमों की सहायता से सेल वॉल को डाइजेस्ट किया जाता है और प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेटेड किया जाता है। एंजाइम जो मुख्य रूप से हम लोग यहाँ केमिकली प्लांट सेल वॉल को सेलुलोज हेमिसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसके अलावा जो एंजाइम हम यहाँ पर काम में लेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो है कमर्शियली आजकल मार्केट में अवेलेबल भी है। पीएच जो रखा जाता है वो रखा जाता है 4.5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.5 to 6 पीएच इनका रखा जाता है। टेम्परेचर रखा जाता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ टेम्परेचर रखा जाता है। और उसको लीव को आइसोलेटेड करने से पहले उसको 20 आवर के लिए इंक्यूबेशन किया जाता है। आप अगर एंजाइमेटिक मेथड से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेटेड कर रहे हैं तो दो मेथड है, 2 स्टेप मेथड और 1 स्टेप मेथड। 2 स्टेप मेथड में हम दोनों एंजाइम सेलुलेज और पैक्टिनेज को अलग अलग काम में लेंगे। सबसे पहले हम पैक्टिनेज एंजाइम को सेल वॉल को पैक्टिनेज एंजाइम के साथ डाइजेस्ट किया जाएगा, जिससे इसकी मिडल लैमिना डिग्रेड हो जाती है। सेल वॉल अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो सेकेंड ईयर में मैंने वीडियो डाला है सेल वॉल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर का, आप वहाँ से सेल वॉल का कंपोजिशन स्ट्रक्चर पढ़िए। सेल वॉल प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल होती है और मिडल लैमिना से बनी। मिडल लैमिना का मुख्य कंपोजिशन होता है पैक्टिनेज। तो यहाँ पर मिडल लैमिना को यहाँ पैक्टिनेज एंजाइम की सहायता से इसको हटा दिया जाता है। बाद में सेलुलेज से इसको डाइजेस्ट किया जाता है। सेलुलोज और पैक्टिनेज की एंजाइम में जो सेल वॉल है वो रिमूव हो जाती है और प्रॉपर तरीके से हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। 1 स्टेप में दोनों एंजाइमों को एक साथ काम में लिया जाता है। कैसे? डायग्राम में देखिए हम लोग एंजाइमेटिक मेथड। सबसे पहले लीफ को स्टेरिलाइजेशन करेंगे, फिर हम क्या करते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो होती है उसमें दोनों एंजाइम यानी कि 1 स्टेप में दोनों एंजाइम पैक्टिनेज और सेलुलेज एक साथ डाल दिए जाते हैं। प्रोटोप्लास्ट को रिलीज करके प्रोटोप्लास्ट को हम आइसोलेटेड कर लेंगे। 2 स्टेप मेथड में प्लाज्मोलाइज्ड जो सेल होती है उसमें पहले पैक्टिनेज एंजाइम को डाला जाएगा, रिलीज ऑफ आइसोलेटेड सेल, फिर सेलुलेज को उसमें डालकर प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेटेड किया जाएगा। तो ये एंजाइमिक मेथड है प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन का। पूरी प्रक्रिया क्या है? एक लीव्स है हमारे पास, उस लीव से हम प्रोटोप्लास्ट को कैसे आइसोलेटेड करेंगे, पूरे मेथड को किस तरह से पढ़ा जाएगा, इसकी निम्न प्रक्रिया है। सबसे पहले जो लीफ ली जाती है उसको स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन टिश्यू कल्चर टेक्निक में लेबोरेटरी में काम करने के लिए ज़रूरी है स्टेरिलाइजेशन करना। अगर आप स्टेरिलाइजेशन नहीं करेंगे तो कंटामिनेशन हो जाने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आगे की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाती है। तो हम स्टेरिलाइजेशन करना ज़रूरी है। फिर एपिडर्मिस सेल को रिमूव किया जाएगा, फिर एंजाइमेटिक मेथड से सेल वॉल को हटाया जाएगा और उसके बाद प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया जाता है। इस तरह से सबसे पहले लीफ को स्टेरिलाइजेशन करेंगे, फिर एपिडर्मिस की पिलिंग यानी हटाना, फिलिंग लीफ जो होगी वो सेगमेंट्स में होगी, फिर सेल को प्लाज्मोलाइज्ड किया जाएगा, फिर एंजाइम के साथ इसको मिक्स किया जाएगा और सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाती है। अब हमारे पास प्रोटोप्लास्ट आ जाता है, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है, उसका कल्चर करके हम वापस से नए प्लांट को रीजनरेट करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमें केवल इतना ध्यान में रखना है कि प्रोटोप्लास्ट को हमने कैसे आइसोलेटेड किया है। इस मेथड को आज हमें यहाँ तक ध्यान में रखना है। इसके बाद का जो ये मेथड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कैसे किया हमने? यंग प्लांट, उसकी लीफ लिया, लीफ को हमने स्टेरिलाइजेशन किया, स्टेरिलाइजेशन करने के बाद इसका फिलिंग ऑफ किया यानी एपिडर्मिस को रिमूव कर दिया। एपिडर्मिस को रिमूव करने के लिए सेल को प्लाज्मोलाइज्ड किया है, प्लाज्मोलाइज्ड करने के बाद एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट किया है यानी कि इसको सेलुलोज और पैक्टिनेज एंजाइम के साथ इसको डाइजेस्ट किया है। डाइजेस्ट करने के बाद सेल वॉल इसकी रिमूव हो जाती है और इसको बाद में वॉशिंग कर ली जाती है, सेंट्रीफ्यूज कर ली जाती है, जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो हटा दी जाती है और उसके बाद हमारे पास प्योर प्रोटोप्लास्ट आता है जिसका आगे हम कल्चर करते हैं।
प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप लीफ को ले रहे हैं तो इसके साथ एंजाइम और अदर जो इसमें अलग तरह के जो किसी तरह की लीफ के पार्ट्स या अदर पार्ट कोई जो होता है उसको रिमूव करना ज़रूरी है। तो इसके लिए या तो आप फिल्टर करेंगे या फिर सेंट्रीफ्यूज करके हम वॉशिंग करके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेटेड कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। अब आपके पास प्यूरिफाइड प्रोटोप्लास्ट आ गया, उसकी वाइबिलिटी देखनी जरूरी है कि वो जीवनक्षम है या नहीं है। अगर वो जीवनक्षम नहीं है तो वो मृत प्रोटोप्लास्ट है, उनको हटा दिया जाता है। केवल उन्हीं प्रोटोप्लास्ट को रखा जाता है जो आगे कल्चर में काम आते हैं, जिनकी सहायता से हम प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। तो कई तरह के वाइबिलिटी टेस्ट होते हैं प्रोटोप्लास्ट करने के लिए, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है फ्लोरोसिन डाइएसिटेट FDA स्टेनिंग टेस्ट। जो आपने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड किया है उस प्रोटोप्लास्ट को आप FDA डाई के साथ स्टेन करेंगे। अगर ये स्टेन हो जाता है तो प्रोटोप्लास्ट वायबल है, स्टेन नहीं होता है तो सेल डेड हो चुकी है, उसको हम रिमूव कर दिया जाएगा। ये हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी से देखकर इस पूरी प्रक्रिया को करेंगे। दूसरा फिनोसैफरेडिन स्टेन है। अगर प्रोटोप्लास्ट डेड है यानी सेल डेड हो गई है तो ये रेड स्टेन हो जाएगा। अगर सेल वाइबल है तो ये अनस्टेन रहेगा। तो जो अनस्टेन सेल है उनको अलग कर लिया जाता है और जो रेड कलर की सेल है उनको अलग कर लिया जाता है। जो अनस्टेन सेल है उनको आगे कल्चर में काम लेंगे और रेड सेल जो डेड हो चुकी है उनको हटा दिया जाएगा। इस तरह से प्रोटोप्लास्ट कल्चर की पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। किस तरह से कि प्रोटोप्लास्ट, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है प्रोटोप्लास्ट है होता क्या है कि सेल वॉल जो होती है प्लांट्स की, उस सेल वॉल को रिमूव करने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन युक्त जो लिक्विड मटेरियल बच रहा है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कह रहे हैं। इस प्रोटोप्लास्ट को हम आइसोलेटेड करेंगे दो मेथड से पौधे में, एक मैकेनिकल और एक एंजाइमेटिक। मुख्य रूप से प्रोटोप्लास्ट का बेस्ट जो सोर्स माना जाता है वो लीफ को माना जाता है। फिर हम प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन करने के बाद इसकी वाइबिलिटी को चेक किया जाएगा। क्योंकि अब हमने प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेटेड कर लिया है, अब हमारे पास आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट आ गया है, तो अब आगे हम इसका कल्चर करेंगे। कल्चर किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से कल्चर टेक्निक काम में ली जाती है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कैसे किया जाता है, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।